Bismillahirrahmanirrahim. Third year morning and evening. How are you? Now we are proceeding our next topic and that is antipsychotic drugs. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है CNS की क्लासिफिकेशन और CNS की ड्रग्स में से। आइए आज हम देखते हैं कि साइकोसिस और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोसिस। देखो साइकोसिस जो है, मैं तुम लोगों के लिए एक पेन पिक कर रही हूँ। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस इज बेसिकली इम्पेयरमेंट इन द रियलिटी, टेस्टिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग व्हाट इज रियल फ्रॉम व्हाट इज नॉट रियल। ठीक है, बेसिकली एक ऐसी इम्पेयरमेंट जिसमें आपका रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है, वो कंडीशन साइकोसिस कहलाती है। साइकोसिस बेसिकली आप वैरायटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं। साइकोसिस कोई एक टर्म नहीं है, साइकोसिस में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ वैरायटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और ख़ास बात इसमें ये होती है कि रियलिटी के साथ पर्सन जो है वो इम्पेयर्ड या ब्रेक डाउन हो जाता है। देयर इज़ ब्रेक डाउन इन द रियलिटी और इम्पेयरमेंट इन द रियलिटी। ही और शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज के व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। ठीक है, अगर सिंपलर टर्म्स में देखें तो आप कह सकते हैं कि साइकोसिस अकर्स when there is a change in condition of the mind causing a loss of contact with reality। वही वाली बात हो गई कि एक ऐसा मेंटल प्रॉब्लम है, एक ऐसी मेंटल डिस्टरबेंस है जिसमें पेशेंट जो है वो रियलिटी के साथ अपना कांटेक्ट लॉस कर देता है, और इस कंडीशन को हम साइकोसिस कहते हैं। और इसमें बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो आप ये अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली साइकोसिस में और शिज़ोफ्रीनिया में क्या डिफरेंस है। और आप देखेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड शिज़ोफ्रीनिया। और ये वो मेंटल प्रॉब्लम है जो बेसिकली थिंकिंग को अल्टर कर रही है या थिंकिंग को डिस्टर्ब कर रही है। आप कह सकते हैं कि थिंकिंग डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैं शिज़ोफ्रीनिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना, मैं तुम लोगों को फिर बताती हूँ कि अभी हमने साइकोसिस को डिस्कस किया कि साइकोसिस जो है उसकी ख़ास बात यह है कि ये वैरायटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें बेसिकली रियलिटी के साथ पर्सन का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। पर्सन या पेशेंट ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि रियल क्या है और नॉट रियल क्या है। उसको ऐसे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे ख़यालात आ रहे होते हैं, और इस तरह की आवाज़ें या स्मेल उसे फील हो रही होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, उनको हम हेलुसिनेशन डिल्यूशंस कहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई साइकोसिस समझ आ गया। कोई भी पूछे कि साइकोसिस क्या है, तुम लोग कहोगे कि ये वैरायटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, और बेसिकली इसमें रियलिटी के साथ पर्सन का कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं साइकोसिस के? बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। अक्सर पोस्ट पार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स जो आती हैं यहाँ पर जो तुम लोगों के लिए मुझे न्यू लगती हैं, मैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन फिर भी कुछ शायद बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है शायद पता होंगी बच्चों को, जैसे अभी मैंने पोस्ट पार्टम को एक्सप्लेन कर दिया। समटाइम मैं ऐसे ही अगर निकल जाऊँ, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वहाँ भी, और मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और आई ऑलवेज़ ट्राई कि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली तुम लोग ज़रूर पूछो। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये ऐड करती जाऊँ कि अभी तक मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने फॉरम ओपन किया हुआ है LMS पर, और उस पर आप अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से डाल सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ कि उसको भी एक लेक्चर में डाल के तुम लोगों को, बजाय 1 बाय 1 मैं टाइप करूँ, इट सीम्स अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मी। तो मैं उन तमाम क्वेश्चंस को वहाँ से लेके उसका आंसर, या किसी में अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो वो लेकर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए, आज तक 29 तक फॉरम ओपन है, तुम लोग उसमें अपने क्वेश्चंस या अपने डिस्कशंस डाल सकते हो, और सारे स्टूडेंट्स उसको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं
जिससे आप लोगों, और जो आपने नहीं भी पूछे उससे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ये बात मुझे यहाँ तुम लोगों को बतानी थी कि सब लोग वहाँ गो थ्रू करो और उस एक्टिविटी को टिक मार्क कर दो और सबके क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस का फिर मैं डेफिनेटली यहाँ पर आंसर करने वाली हूँ, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि साइकोसिस जिसमें रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है कि आफ्टर द डिलीवरी समटाइम फीमेल्स बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, और इस तरह की कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि साइकोसिस हो जाए, ठीक है। कोई भी मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कोई एंडोक्राइन या हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज़। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक सबसे ज़्यादा साइकोसिस में या शिज़ोफ्रेनिया में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही ख्याल किया जाता है कि यही उसका रीज़न है। रीनल या हेपेटिक फेलियर, ज़ाहिर है कि अगर किडनी फेल होती हैं या लिवर फेल्स होते हैं तो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से भी ब्रेन में वो टॉक्सिन्स जो हैं वो साइकोसिस का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटिज़म मैंने तुम लोगों को पहले भी, इससे पहले ऑरा बताया था, फिर ऑटिज़म भी है। ऑटिज़म बेसिकली ये भी आपके एक ऐसे परसेप्शंस या ख़यालात हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं सीएनएस की ड्रग्स का, सीएनएस स्टिमुलेंट्स की बात करूं, जो लोग उसको डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर या उसको उसके लिए यूज़ टू होते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी इस प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं साइकोसिस के। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाओ शिज़ोफ्रीनिया की तरफ। देखो, शिज़ोफ्रीनिया की ख़ास बात यह है कि शिज़ोफ्रीनिया जो है ये आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइकोसिस है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शिज़ोफ्रेनिया एंड साइकोसिस। आप ये नहीं कह सकते कि साइकोसिस और शिज़ोफ्रेनिया इज़ वन एंड सेम थिंग। आप ये कह सकते हैं कि साइकोसिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, हॉलमार्क सिम्टम है इसका, लेकिन शिज़ोफ्रीनिया उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो, शिज़ोफ्रीनिया एक मेंटल इलनेस है, साइकोसिस इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है शिज़ोफ्रीनिया का। लेकिन या आप दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकती हूँ कि शिज़ोफ्रीनिया में साइकोसिस का आपको सिम्टम, साइकोसिस नज़र आएगा आपको शिज़ोफ्रेनिया में, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया एक अलग से एक इलनेस है या डिजीज़ है, ठीक है। क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया में दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो, शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है। दो वर्ड हैं इसमें, एक शाइजन है, शाइजन का मतलब स्प्लिट होता है, और फ्रेन का मतलब जो है वो माइंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड स्प्लिट कर गया है फ्रॉम रियलिटी। माइंड स्प्लिट होने का क्या मतलब है? ये मतलब तो नहीं है ना कि माइंड दो टुकड़े हो गया और गिर गया, है ना? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ ये मकसद है कि जो माइंड है वो आपकी रियलिटी से ब्रेक हो गया। शिज़न का मतलब स्प्लिट और फ्रेन का मतलब माइंड। ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है शिज़ोफ्रेनिया का वर्ड, और इसका मतलब होता है स्प्लिट फ्रॉम द रियलिटी। तो वही बात कि दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, थिंकिंग और स्पीच डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। Schizophrenia is a serious mental illness and it causes the disturbances in thoughts, perception, emotion as well as behavior. Sensations का प्रॉब्लम तो इसमें है ही है, ख़ास तौर पर ये थिंकिंग डिसऑर्डर है। थिंकिंग को प्रॉपरली पेशेंट जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से इन्हीं थॉट्स की वजह से थॉट में, उसकी परसेप्शन में, इमोशन में और बिहेवियर में। यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, डिल्यूशन की और हेलुसिनेशन की, जो कि तुम लोगों के लिए शायद न्यू होंगी। इसको मैं आगे तुम लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है बच्चों। ओके, दैट्स गुड। People with schizophrenia can sometimes find it too difficult to distinguish between what is real and unreal। वही वाली बात कि पेशेंट को मुश्किल होती है, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि क्या रियल है और क्या नॉट रियल है। इवन जो चीज़ अनरियल होती है वो उसको भी रियल कंसीडर कर रहा होता है।
तो उसके लिए मुश्किल है कि वो प्रॉपरली सोच सके, थिंकिंग हो सके, अपने इमोशंस को मैनेज कर सके या दूसरों के साथ रिलेट कर सके और अपनी डेली एवरीडे जो लाइफ है उसकी उसको वो मैनेज कर सके। ऑनसेट ऑफ इलनेस इज़ ऑफन ड्यूरिंग द लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में ये प्रॉब्लम आता है आम तौर पर यूजुअली, वैसे तो कभी भी हो सकता है। इट अकर इन अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन और ये एक क्रॉनिक और डिसेबलिंग डिसऑर्डर है। डिसेबलिंग का क्या मतलब है यहाँ पर बेटा? डिसेबलिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिसेबल कर दे, जो पर्सन को या पेशेंट को डिसेबल कर दे और वो अपने प्रॉपर जो उसके फंक्शंस हैं या डेली लाइफ की जो रूटीन है वो उसको परफॉर्म ना कर सके, इसे हम कहते हैं। ठीक हो गया भाई, ये क्लियर हो गया ना? चलें भाई, ये देखिए अब शिज़ोफ्रीनिया की मैं ख़ास बात यही डिस्कस करी थी। अगर तुम लोग कैटजंग भी उठा के देखो तो इंट्रोडक्शन ही में उन्होंने आपको ये बात बताई है कि बेसिकली शिज़ोफ्रीनिया जो है उसमें उसके अगर हम कॉजेज़ या पैथोजेनेसिस की बात करें, यानी इटियोलॉजी या उसके रीज़न की बात करें कि वो क्यों होता है, तो यू पीपल विल सी कि शिज़ोफ्रेनिया की ख़ास बात आपके सामने अभी तक जो आई है वो जेनेटिक ही आती है। अभी तक यही देखा गया है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह, ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या जेनेटिक डोमिनेंसी है। ऑल्दो दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि हमने बात की कि डिप्रेशन है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, या ऐसी कोई ग्रीफ या स्ट्रेस है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका अभी भी आज भी जेनेटिक रीज़न है। और ये ख़्याल पहले किया जाता था कि कम से कम एक जीन इन्वॉल्व होता है और उसकी कोडिंग प्रॉपर नहीं होती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है शिज़ोफ्रीनिया में। यानी एक जीन जो है उस ख़ास तौर पर एक जीन की हम बात कर रहे हैं, उस जीन में, और उसको हमने न्यूरेगलिन 1 का नाम दिया हुआ है। ये कैटजंग में लिखा हुआ है न्यूरेगलिन 1, ठीक है, न्यूरेगलिन 1। न्यूरेगलिन 1 जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो यूजुअली उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है, लेकिन अब मज़ीद जीन्स भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग कॉज है वो जेनेटिक ही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने इससे पहले एपिलेप्सी को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ख़ास तौर पर ये ख्याल किया गया है और ये चीज़ सॉर्ट आउट की गई है कि मीज़ोलिम्बिक और मीज़ोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक न्यूरोनल पाथवेज़ में अगर डिफेक्ट पड़ जाए, ठीक है, तो फिर शिज़ोफ्रीनिया का मसला आता है। देखो, मैं तुम लोगों को आगे अभी बताऊंगी। शिज़ोफ्रीनिया की पैथोजेनेसिस के लिए एक थ्योरी प्रपोज्ड हुई जो कि बहुत पुरानी है और आज भी सक्सेसफुल है, ऑल्दो कि उसके कुछ अब नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इवन देन अभी तक वही हाइपोथेसिस जो है वो डोपामीन का हाइपोथेसिस चल रहा है। और ये ख्याल किया जाता है कि साइकोसिस के अंदर बेसिकली, याद रखना, या शिज़ोफ्रीनिया के अंदर, अब स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम शिज़ोफ्रीनिया की बात करें, शिज़ोफ्रीनिया के अंदर बेसिकली डोपामीन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तुम लोग पढ़ चुके हो, बेसिकली उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, डोपामीन जो है उसकी एक्सेसिव अमाउंट वहाँ पर ब्रेन में और ख़ास तौर पर इन पाथवे में, मीज़ोलिम्बिक या मीज़ोकॉर्टिकल जो पाथवे है, इसके अंदर अगर डोपामीन सबसे ज़्यादा इन हाइपर सीक्रीशन हो या उसकी क्वांटिटी या फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाए, तो इस वजह से यूजुअली शिज़ोफ्रीनिया होता है। और आगे अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली सीएनएस के अंदर डोपामीन के सॉरी डोपामीन जो है, यानी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं या डोपामीन के पाथवेज 5 हैं, और उसमें जो साइकोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है वो यही मीज़ोलिम्बिक और मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे है। यानी ये पाथवे में अगर डोपामीन की क्वांटिटी सबसे इंक्रीज्ड हो या हाइपर सीक्रीशन हो या इंक्रीज्ड अमाउंट हो डोपामीन की इस पाथवे में,
तो फिर इसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और यूजुअली जो मैंने तुम लोगों को बताया न्यूरेगुलिन के बारे में कि न्यूरेगुलिन जो है उस जीन की वजह से आमतौर पर इस पाथवे में डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कि मैं इसको रिपीट कर दूं। मैंने अभी तक ये बताया कि आम तौर पर शिज़ोफ्रेनिया में ये ख्याल किया जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक रीज़न सबसे ज़्यादा है, और इसमें एक ख़ास जीन जिसे न्यूरेगुलिन कहते हैं, न्यूरेगुलिन 1 कहते हैं, उसके अल्ट्रेशन या म्यूटेशन की वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है। और अगर उसकी म्यूटेशन हो जाए तो डोपामीन की कंसंट्रेशन इस मीज़ोलिम्बिक मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे में सबसे ज़्यादा हो जाती है। और अभी तक यही हाइपोथेसिस हमारे पास डोपामीन का, DA लिख रही हूँ मैं, डोपामीन ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ज़ाहिर है CNS के प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ही इन्वॉल्व होते हैं, और इस डोपामीन की कंसंट्रेशन अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, ख़ास तौर पर मीज़ोलिम्बिक मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे में ज़्यादा हो जाए तो फिर शिज़ोफ्रेनिया होता है। शिज़ोफ्रेनिया को अगर आप कैरेक्टराइज्ड करें तो इसके 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। एज द नेम इंडिकेट के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं। देखो, पॉजिटिव सिम्टम्स बेसिकली आप यूँ समझ लें कि पॉजिटिव जो है वो नॉर्मल आपके जो फंक्शन है ना उन्हीं की एग्जैगरेशन है। आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनका लॉस है या डिक्रीज़ है। ठीक है, तो अगर आपके नॉर्मल फंक्शंस, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होते हैं, वो माइनस होना शुरू हो जाएं तो ये नेगेटिव सिम्टम्स है। और जो आपके नॉर्मल रिस्पॉन्सेस हैं वो एग्जैगरेट होना शुरू हो जाएं, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएं, तो उसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। समझ आई बच्चों? अभी आगे इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, ये देखो, शिज़ोफ्रेनिया के 2 तरह के सिम्टम्स हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव सिम्टम्स और दूसरे नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर ही आपका एग्जैगरेट या इनएप्रोप्रिएट हो गया। जबकि नेगेटिव का मतलब है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो एक नॉर्मल बिहेवियर है, जो एक एप्रोप्रिएट पर्सन का बिहेवियर है, वो ही नेगेटिव हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखो, हमने पॉजिटिव को कहा कि पॉजिटिव सिम्टम्स में बेसिकली जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ही एग्जैगरेट या इनएप्रोप्रिएट होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल डिल्यूशंस। डिल्यूशंस क्या होते हैं? ये एक फॉल्स बिलीव्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट को इतना स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ होता है कि कोई भी XYZ या जिसके बारे में वो सोच रहा है, फॉर एग्जांपल वो उसको इरिटेट करेगा या फॉर एग्जांपल वो उसको पॉइजन दे देगा। ठीक है, और ये बिलीफ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जबकि हेलुसिनेशन बिलीफ नहीं है बल्कि हेलुसिनेशन परसेप्शंस हैं, फॉल्स परसेप्शन, और ख़ास तौर पर ये परसेप्शन हम वॉइसेस को कहते हैं। पेशेंट को ऐसी वॉइसेस सुनाई देती हैं जो रियलिटी में नहीं होती, या बाकायदा ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो रियलिटी में नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उसको स्मेल होती हैं जो रियलिटी में नहीं होती। यूजुअली हेलुसिनेशन में फॉल्स वॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये नॉर्मल बिहेवियर का इनएप्रोप्रिएट होना है या एग्जैगरेट होना है। ठीक है, या उसकी जो नॉर्मल थिंकिंग या स्पीच है उसमें डिस्टरबेंस आ जाए, या फिर एक और टर्म है जिसे हम कह रहे हैं बिजारी बिहेवियर। ठीक है, ये देखो, ये मैं ज़रा स्क्रीन सही कर लूँ तुम लोगों के लिए। बिजारी बिहेवियर, बिजारी बिहेवियर कहते हैं ऑड बिहेवियर या स्ट्रेंज बिहेवियर को। अब देखो, नेगेटिव सिम्टम्स को हमने कहा था कि नेगेटिव का मतलब ये है कि जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नेगेटिव है, वो नहीं है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, सोशली वो उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, ब्लंटेड इफेक्ट, ब्लंटेड इफेक्ट कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसीलिए, रिड्यूस्ड इमोशनल रिएक्टिविटी। एक इमोशनल होना किसी भी एक ऐसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ आपसे लॉस हो गई या किसी पर्सन का कोई बहुत क्लोज जो है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उस सूरत में भी वो पेशेंट एक प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, यानी वो इमोशनल रिएक्टिविटी शो ना करे, इसका मतलब कि ब्लंटेड अफेक्ट है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, प्रॉपरली बोल ना सके। और एक और टर्म है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब होता है
लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, उसका किसी भी एक्टिविटीज़ में कोई प्लेजरेबल, या आमतौर पर हम अपनी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में पेशेंट उस कंडीशन की तरफ नहीं जाता है। तो अब तुम लोग अच्छे से देख सकते हो कि व्हाट आर पॉजिटिव एंड व्हाट आर नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, और इसको अच्छे से आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने सिम्टम्स की एक फ़िगर यहाँ मुझे बहुत अच्छी सी मिली थी, क्योंकि देखो फिगर्स जो हैं उनसे हम अक्सर अपने माइंड में चीज़ों को रिकॉल रखते हैं। और आप देखें कि इसमें क्या है, इसमें डिलूशंस हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ट्रबल इन स्लीपिंग है, मूडीनेस है, इरिटेबिलिटी है, और लैक ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स थे जो मुझे खासे यहाँ पर अच्छे मिले और मैंने ये डिस्कस कर लिए। अगर कॉजेज़ को आप देखें शिज़ोफ्रेनिया के, सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक है जो मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा ब्रेन में चेंजेस, कोई भी केमिकल चेंजेस, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस, चाइल्डहुड में ट्रॉमा, या ड्रग यूज़, जैसे ख़ास तौर पर मैंने सीएनएस के जो स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं उनके बारे में बताया। बहुत सारे लोग उनको यूज़ करते हैं, मेथएम्फेटामीन वगैरह जो हैं, आगे तुम लोग सीएनएस स्टिमुलेंट का चैप्टर भी पढ़ोगे, उनसे भी अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से हाइपोथेसिस को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तुम लोगों के लिए इतना ही। प्लीज़ गो थ्रू इट, and later on we will discuss further schizophrenia. Till then, take care बच्चों, अल्लाह हाफिज़।